Hello everyone, welcome you all to Anthropology Inside classes, and today we are going to discuss about synthetic theory of evolution, that is also known as Neo-Darwinism. It is called synthetic theory of evolution or modern synthetic theory of evolution because here there is a synthesis of basic theory of basic means principles of theory of natural selection given by Darwin, along with Mendel's law of inheritance, that is known as Mendelism, mutation theory by De Vries, and population genetics theories by J.B.S. Haldane, R.A. Fisher, Stebbins, Sewell Wright, Dobzhansky, Mayer, and Simpson, etc. So all these theories are together synthesized and or combined together and give rise to a new theory that is known as synthetic theory. The main contributors of these theories are J.B.S. Haldane, R.A. Fisher, Ernst Haeckel, Julian Huxley, August Weismann, D. Vries, G.L. Stebbins, Dobzhansky, Sewell Wright, Ernst Mayr, Simpson, etc. And this theory was mainly given from the period of 1930 to 1940. तो इस दौरान बहुत सारे साइंटिस्ट ने बेसिकली वो सभी नेचुरलिस्ट थे, जूलॉजिस्ट या बॉटनिस्ट या जेनेटिसिस्ट थे, और इन लोगों ने एक साथ मिलकर अपने अपने डिफरेंट मतलब आइडियाज या कॉन्सेप्ट्स दिए और जो डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन था उसको एक्सेप्ट करते हुए उसमें इन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन किया, अपनी थ्योरी को भी इसमें ऐड किया और इस तरह एक नई थ्योरी का जन्म हुआ जिसको हम सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं। It is also called as Neo-Darwinism. This synthetic theory of evolution is also called as Neo-Darwinism because here the basic theory, that is Darwin's theory of natural selection, तो उसमें कुछ modification किया गया है because it is modified form of Darwin's theory of natural selection incorporating the basic ideas of other theories like Mendelism, mutation theory and more particularly that of population genetics. तो जैसा कि अभी हम लोगों ने बताया कि सिंथेटिक थ्योरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें तमाम दूसरी थ्योरीज को मिलाकर डार्विन थ्योरी के साथ दूसरी थ्योरीज को मिला के सिंथेसाइज किया गया, दैट इज व्हाई इट इज नोन सिंथेटिक थ्योरी। एंड नियो डार्विन थ्योरी कहते हैं, नियो डार्विनिज्म कहते हैं बिकॉज जो बेसिक आइडियाज ऑफ डार्विन की थ्योरी के थे जिसमें कि ओवर प्रोडक्शन है, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस है, वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इनके साथ इनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके कुछ और नए मतलब कॉन्सेप्ट्स को ऐड किया गया जिसमें कि जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं बिकॉज डार्विन टॉक्ड अबाउट ओनली वेरिएशंस, नॉट अबाउट मीन्स वेरिएशन कैसे ओरिजिनेट होते हैं और जेनेटिक वेरिएशन की बात नहीं की कि वो ट्रांसफर कैसे होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। तो उनको जीन का कॉन्सेप्ट नहीं था, जेनेटिक वेरिएशंस की उन्होंने बात नहीं की थी और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की बात नहीं की थी अपनी थ्योरी में। तो जो डार्विनिज्म की थ्योरी थी उसमें ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, वेरिएशंस, नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एंड ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज की बात होती है। लेकिन यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशंस की बात नहीं होती बिकॉज ये वेरिएशंस के कॉज क्या है, ये ओरिजिनेट कैसे होते हैं। जो एडॉप्टिव वेरिएशंस की वो बात करते हैं उनके पीछे का कारण क्या है, ये बात डार्विन की थ्योरी में लैक थी और उसी को मॉडिफाई करते हुए नियो डार्विनिस्ट ने इन चीज़ों को यहाँ पर ऐड किया, जेनेटिक वेरिएशंस की बात की और जिसके फैक्टर्स होते हैं म्यूटेशन, जीन रिकॉम्बिनेशन, हाइब्रिडाइजेशन एंड जी माइग्रेशन एंड जीन फ्लो। तो ये सारे फैक्टर्स जो जेनेटिक ड्रिफ्ट भी होता है, ये सारे फैक्टर्स ऐड करते हैं जेनेटिक वेरिएशंस में और इसी की वजह से नेचुरल सिलेक्शन होता है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होता है, देन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो ये था नियो डार्विनिज्म की थ्योरी। तो नियो डार्विनिज्म इसीलिए कहा जाता है बिकॉज इट्स अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डार्विनिज्म विद सम एडेड कॉन्सेप्ट। सो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नए ऐड किए गए हैं और कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है ओरिजिनल थ्योरी ऑफ डार्विनिज्म में और इसीलिए इसको नियो डार्विनिज्म कहते हैं। तो ये सारी कुछ थ्योरी जो भी म्यूटेशन थ्योरी, मेंडल की थ्योरी या जो पॉपुलेशन जेनेटिसिस ने डिफरेंट थ्योरीज दी, स्पेशिएशन, आइसोलेशन की थ्योरीज, वो सारा कुछ डार्विन की थ्योरी के आने के बाद हुआ है और इसीलिए इन सभी को हम पोस्ट डार्विनिज्म भी कहते हैं। तो पोस्ट डार्विन थ्योरी भी कह सकते हैं, नियो डार्विनिज्म है, सिंथेटिक थ्योरी है। All these are the name of same theory, that is synthetic theory of evolution.
Main propositions of synthetic theory. These are the main propositions of synthetic theory. First is overproduction. Second is struggle for existence. Third, genetic variations. Fourth, natural selection. Fifth, reproductive isolation. And sixth is speciation. तो ओवर प्रोडक्शन स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस की बात डार्विन ने भी की थी अपने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में, इसको डार्विनिज्म कहते हैं। तो ओवर प्रोडक्शन उन्होंने बताया था कि सभी जितने भी लिविंग इंडिविजुअल्स हैं वो ओवर प्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्टिव एबिलिटी मीन्स एनॉर्मस फर्टिलिटी की वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पैदा हो जाते हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और लेकिन क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हैं और देयर अकर्स स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस बिकॉज लैंड वाटर और ये सारा फूड वूड ये सारा क्या है, लिमिटेड सोर्स है, और इसके लिए क्या होता है, स्पीशीज में आपस में स्ट्रगल होने लगता है एग्जिस्टेंस के लिए, जीवित रहने के लिए उनके बीच में आपस में संघर्ष होने लगता है, उसी को स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कहते हैं। ये तीन तरीके का होता है, इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक एंड एनवायरमेंटल स्ट्रगल। ठीक है, फिर आता है जेनेटिक वेरिएशंस। डार्विन ने अपनी थ्योरी ऑफ जो नेचुरल सिलेक्शन था उसमें वेरिएशंस तो बताया था, पर जेनेटिक वेरिएशन की बात नहीं की थी क्योंकि उन्हें जेनेटिक्स का नॉलेज नहीं था। उनको मालूम नहीं था कि जीन के द्वारा ही जो वेरिएशंस है वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। उन्होंने सिर्फ वेरिएशन की बात की थी, वेरिड स्पीशीज जो है एक साथ पाए जाते हैं जिसमें कि वही जो नेचर के द्वारा मोस्ट सूटेड होता है या फिटेस्ट होता है वही सरवाइव करता है और नई स्पीशीज का जन्म होता है। जबकि जो सिंथेटिक थ्योरी है उसमें जेनेटिक वेरिएशंस की बात की गई है और इसके पीछे के फैक्टर्स बताए गए हैं कि मींस कॉज बिहाइंड द जेनेटिक वेरिएशन, या कौन से फैक्टर्स है व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर दिस genetic variations, and the first factor is gene recombination, second is mutation, third is hybridization, fourth is gene migration and gene flow, and fifth is genetic drift। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है वो उसमें नए जीन रिकॉम्बिनेशन बन जाते हैं ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। ये गेमेटोजेनेसिस के समय क्रॉसिंग ओवर के द्वारा यहाँ पर नए जीन रिकॉम्बिनेशन बन जाते हैं जो कि एक नॉर्मल मीन्स कॉमन प्रोसेस है, कॉमन सोर्स ऑफ वेरिएशन है और ये कॉन्टिन्यूअस है। सभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन में ये जीन रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है। जबकि म्यूटेशन जो है वो सडन इनहेरिटेबल चेंज है जो कि सडन होता है, रैंडम है, डायरेक्शनलेस है, डिसकंटिन्यूअस है, जर्की है। तो म्यूटेशंस आर discontinuous source of variation while the gene recombinations are continuous source of variation and common source, most common source of variation is gene recombination। जबकि ये रैंडम होते हैं, डिसकंटिन्यूअस सोर्स ऑफ वेरिएशन होते हैं और सडन होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज द क्रॉसिंग ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन वन और टू ट्रेड्स। तो जब एक या दो ट्रेड्स में के जेनेटिकली जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है उनकी जब क्रॉसिंग कराते हैं उसी को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं और इससे भी वेरिएशन पैदा होता है। जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो की वजह से भी वेरिएशन होते हैं। जीन फ्रीक्वेंसीज चेंज होती है both in original population and new population due to the migration of a section of population to another place and population, and if this happens multiple times then there would be a gene flow। means जब भी एक section of population एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाता है तो जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है क्योंकि वहां पर लैक ऑफ इंडिविजुअल्स हो गए हैं, वहां पे लॉस हुआ है इंडिविजुअल्स का क्योंकि वो दूसरी जगह माइग्रेट कर गए हैं, तो वहां पर भी जीन के जो फ्रीक्वेंसी वहां पर चेंज आएगा और जो नई पॉपुलेशन में वहां पर ऐड किए हैं वो जाकर न्यू प्लेस पर वहां की जीन फ्रीक्वेंसी में भी चेंज आएगा क्योंकि वहां पर नया ऐड हो गए हैं और पुरानी पॉपुलेशन जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी वहां पर लॉस हुआ है इंडिविजुअल्स का या पॉपुलेशन का, तो इसीलिए जीन फ्रीक्वेंसीज दोनों ही केस में चेंज होती है इन न्यू पॉपुलेशन एंड ओरिजिनल पॉपुलेशन ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ ए सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू द अनदर प्लेस एंड पॉपुलेशन। और अगर ऐसा लगातार होता है, कई बार होता है, तो देयर वुड बी अ जीन फ्लो। ठीक है, तो जेनेटिक वेरिएशन का एक ये भी कारण है। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर जेनेटिक वेरिएशंस एंड इफ द चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी अकर बाय चांस, तो चांस किसी नेचुरल कैलेमिटीज अचानक से हो गई उसके द्वारा हो सकता है, या पॉपुलेशंस माइग्रेट करके सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन किसी बैरियर की वजह से वो मींस किसी बैरियर की वजह से दो पॉपुलेशंस आपस में मींस सेपरेट हो गई और माइग्रेशंस की वजह से वो जा सकते हैं, बैरियर की वजह से सेपरेट हो गए या नेचुरल कैलेमिटीज के द्वारा हो गए, एक्सीडेंट्स हो गया, तो उसके द्वारा अगर चेंज आता है जीन फ्रीक्वेंसी में तो उसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं।
तो जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन एंड जीन रिकॉम्बिनेशन, दीज आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक वेरिएशंस। देन नेक्स्ट आता है नेचुरल सिलेक्शन। अब क्योंकि वेरिड स्पीशीज हैं जिनके पीछे के कुछ कारण है और उसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशंस हुए हैं, तो ये जो जेनेटिक वेरिएशन है ऐसे हेरिटेबल वेरिएशंस के साथ जो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, they were selected by the nature and lead to more number of progeny। तो वो सेलेक्ट होंगे नेचर के द्वारा, सरवाइव करेंगे और रिप्रोड्यूस करेंगे एंड लीड टू द लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, और उन्हीं की पॉपुलेशन फिर आगे ग्रो करेगी ज्यादा, बजाय उनके कि जो नेचर के द्वारा सिलेक्ट नहीं होंगे। Then reproductive isolation is also one of the proposition of the synthetic theory, जो कि हमको सिंथेटिक थ्योरी में मिलता है। डार्विन की थ्योरी में ये चीजें नहीं थी, जेनेटिक वेरिएशन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अब आइसोलेशन मींस दो स्पीशीज जो आपस में इंटर स्पीशीज मतलब आपस में वो इंटरब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ज्योग्राफिकल बैरियर्स की वजह से या कुछ और वजहों से सीजनल मतलब हो सकता है कि उनकी वजह से वो डिफरेंट माइग्रेशंस कर गए हों, उसकी वजह से भी उनमें आइसोलेशन हो, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो डिफरेंट बैरियर्स की वजह से जो है जब दो पॉपुलेशंस आपस में आइसोलेट हो जाती हैं, सेग्रीगेट हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, तो उनमें इंटरब्रीडिंग प्रिवेंट होती है और इसी मतलब प्रोसेस से नई स्पीसीज का जन्म होता है। तो reproductive isolation when two populations are isolated or segregated by some barriers and that prevent the inbreeding, and this led to the formation of new species. Then this formation of new species is known as speciation, और ये भी geographical barriers की वजह से या seasonal variations की वजह से कुछ वजहों से यहाँ पर speciation होता है, new species का जन्म होता है। कभी कभी एक ही पॉपुलेशन में नई स्पीसीज कुछ वजहों से पैदा होती है, और कभी कभी ज्योग्राफिकल बैरियर्स की वजह से दो डिफरेंट पॉपुलेशंस हो जाती हैं जो आगे जाकर अपनी अलग अलग जीन फ्रीक्वेंसी के साथ उनमें फिर कभी इंटरब्रीडिंग नहीं होती है, तो इस तरह एक नई स्पीशीज का जन्म होता है। तो दीज आर ऑल द प्रोपोजिशंस और मेन प्रोपोजिशंस ऑफ सिंथेटिक थ्योरी। बैकग्राउंड फॉर सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में जैसा कि हम लोग ने बताया कि तमाम मॉडिफिकेशंस किए गए, नई नई थ्योरीज को ऐड किया गया डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में। तो बेस बनाया गया डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को, और इसीलिए इसको नियो डार्विनिज्म भी कहते हैं कि इसको बेस बनाते हैं, उसमें नए नए आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स या थ्योरीज को ऐड किया गया बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, जिसमें कि जूलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, पॉपुलेशन जेनेटिसिस्ट, पेरेंटोलॉजिस्ट, ये सभी मिलकर अपना कॉन्सेप्ट देते हैं और उन सभी को मिलाकर एक नई थ्योरी का जन्म होता है जिसको हम कहते हैं सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई ये देख लेते हैं। सबसे पहले डार्विन ने 1859 में सबसे पहले थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ डार्विनिज्म, जिसको हम थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं, इन हिज बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज फाइंडिंग्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन 1859। ठीक है, he was a naturalist and he proposed the theory of Darwinism. He said that evolution is gradual process and it is caused by small and directional variation. Nature selects only adaptive variations. ठीक है, तो उन्होंने माना कि नेचर हमेशा adaptive variations को ही select करता है और जो मोस्ट सुटेबल होते हैं नेचर के द्वारा के अकॉर्डिंग वो अपने को अडॉप्ट कर लेते हैं, वही वेरिएशंस आगे चलकर एक नई स्पीशीज को जन्म देते हैं और वो सेलेक्ट होते हैं एनवायरनमेंट के द्वारा। एंड द अदर वेरिएशन जो हार्मफुल वेरिएशंस है दे वर रिजेक्टेड बाय द नेचर और वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाते हैं। फिर मेंडल का कंट्रीब्यूशन आता है 1866 में। उन्होंने कहा कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस थ्योरी दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस या मेंडलिज्म कहते हैं। जेनेटिक्स के फादर थे, वाज द फादर ऑफ जेनेटिक्स एंड ही प्रपोज्ड हिज थ्योरी इन 1866, जिसको मेंडलिज्म कहते हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। एंड ये उन्होंने बताया कि कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो कोई भी जो कैरेक्टर्स हमको डिफरेंट जनरेशन में दिखाई देते हैं पेरेंटल जनरेशन के, उनकी प्रोजेनी में, दे आर ट्रांसफर फ्रॉम जीन्स। तो जीन्स के थ्रू ही वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और ये जो जेनेटिक्स का आइडिया था ये डार्विन को नहीं था, यही इनकी थ्योरी में लाया था। जेनेटिक वेरिएशन की बात नहीं करते हैं,
क्योंकि मेंडल ने जीन्स के द्वारा ही बताया कि कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन टू अनदर जनरेशन। लेकिन मेंडल ने जब ये अपनी थ्योरी दी थी 1860 तब इनको इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि लोगों को इसके बारे में ज्ञान नहीं था मेंडलिज्म के बारे में, और मतलब लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, जीन्स के बारे में। और जिसको कि रीडिस्कवर किया 1900 में डी ब्राइस, शर्मार्क एंड कॉल कॉरेज ने। तो 3 स्कॉलर्स ने, 3 साइंटिस्ट ने इनको, जो बॉटनिस्ट थे, उन्होंने इनको फिर से रीडिस्कवर किया मेंडल की थ्योरी को, और जीन को, इन द फैक्टर को हटाकर जीन बताया कि जीन ही वो रिस्पॉन्सिबल है फैक्टर जो कि मतलब इनहेरिटेंस के लिए, जिसके द्वारा कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो डी ब्राइस ने फिर 1901 में अपनी म्यूटेशन थ्योरी दी। उन्होंने बताया कि डार्विन की थ्योरी को उन्होंने अपोज किया। डार्विन ने डायरेक्शनल वेरिएशन की बात की, स्मॉल एंड डायरेक्शनल वेरिएशन की, और एडॉप्टिव वेरिएशन, जबकि म्यूटेशन थ्योरी में बताते हैं कि सडन म्यूटेशंस होते हैं, सडन इनहेरिटेबल चेंज होते हैं, और जो कि डायरेक्शन लेस होते हैं। दीज आर रैंडम एंड डायरेक्शन लेस, जबकि डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। ठीक है। 1866 में ही अर्नस्ट हैकेल ने बायोजेनेटिक लॉ दिया था इन हिज बुक जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, एंड his law said that ontogeny recapitulates phylogeny, जिसका डार्विन ने विरोध किया था। डार्विन ने प्रपोज किया कि the embryo of currently living species would look similar to the embryo of their ancestor of the population and evolution is not progressive। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि evolution progressive नहीं है, और जो currently living species है, ये extant species हैं, उनके जो एम्ब्रियो हैं वो ancestor species के एम्ब्रियो जैसे ही दिखते हैं। जबकि हैकेल का मानना था कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस एक्सटेंट स्पीसीज की, जो प्रेजेंट लिविंग स्पीसीज की जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस हैं, वो एंसेस्ट्रल स्पीसीज के एडल्ट फॉर्म से रिप्रेजेंट करती है, ना कि प्रेजेंट मतलब एम्ब्रियो एंसेस्टर की एम्ब्रियो से ना करके एंसेस्टर के एडल्ट फॉर्म से मतलब ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो प्रेजेंट स्पीशीज हैं उनके जो एम्ब्रियो हैं वो एंसेस्ट्रल स्पीसीज के एडल्ट फॉर्म से मैच करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि एग्जांपल दिया उन्होंने, गिल स्लिट्स इन अर्ली ह्यूमन एम्ब्रियोज कॉरेस्पॉन्ड्स टू द गिल स्लिट्स इन एडल्ट फिश। तो एडल्ट फिश के गिल स्लिट्स जो है दे लुक सिमिलर टू द गिल स्लिट्स इन अर्ली ह्यूमन एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियोनिक जो स्टेज है ह्यूमन में, उनमें जो गिल स्लिट्स हैं वो दिखाई देते हैं जैसा कि एडल्ट फिश के गिल स्लिट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों की बीच इस बात को लेकर मतभेद था अर्नस्ट हैकेल और डार्विन की व्यूज में। तो 1866 में ही बायोजेनेटिक लॉ आती है। देन वीसमैन जो जर्म प्लाज्म थ्योरी देते हैं, क्वांटिटी ऑफ जर्म प्लाज्म, जिन्होंने लेमार्क की थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्प्रूव किया था 1893 में। तो यहाँ पर 1866 के समय ही अर्नस्ट हैकेल की बायोजेनेटिक लॉ आती है, और 1893 में वीसमैन ने थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म दिया था। उन्होंने बताया था कि there are two kinds of cells, one is somatoplasm and another is germplasm, and their characters are transmitted only through germplasm। means continuity of germplasm थ्योरी दी उन्होंने, जिसमें कि उन्होंने बताया कि not somatoplasm characters नहीं ट्रांसमिट होते हैं from one generation to another generation, only the characters are transmitted through germplasm। तो जर्म सेल्स के द्वारा ही कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं, ऐसा बताया वीसमैन ने। ठीक है, देन डी ब्राइस की थ्योरी आती है म्यूटेशन थ्योरी 1901 में, और 1912 में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वेगनर ने दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि पहले एक कंबाइंड अर्थ जो है कंबाइंड मास था, सुपर मास की तरह था, जिसमें बाद में धीरे धीरे शिफ्टिंग होने की वजह से, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होने की वजह से जो पूरा जो एक कंबाइंड अर्थ थी वो एक मतलब डिफरेंट 7 कॉन्टिनेंट्स में वो धीरे धीरे बढ़ जाता है, और बीच में सी के द्वारा वो सेपरेट हो जाते हैं कॉन्टिनेंट्स। तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो इसमें कि उन्होंने बताया कि इसका भी रोल है इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज में। तो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी प्ले करती है रोल।
देन हार्डी वेनबर्ग लॉ ने 1901 में हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम या लॉ दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि इफ देयर इज नो म्यूटेशन और natural selection means in absence of mutation in natural selection and if population is large, then equilibrium is maintained, means there will be no change in the gene frequency of population if there is no mutation, no migration and no natural selection. तो ये सारा contributions भी दिया गया डार्विन की थ्योरी के बाद। देन theoretical geneticists या population geneticists, उन्होंने म्यूटेशन थ्योरी को अपोज किया, इनकी मतलब डी ब्राइस की थ्योरी को, और उन्होंने बताया कि जो डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है उसको उन्होंने मतलब एक्सेप्ट किया, एंड दे एडेड जेनेटिक्स, नॉलेज ऑफ जेनेटिक्स को उन्होंने डार्विन की थ्योरी के साथ ऐड किया। They integrate two theories, that is Darwin's theory of natural selection and genesis together and formulated in mathematical language, therefore it is not accepted. तो for the first time theoretical genetics या population genetics कह सकते हैं, इसमें JBS हल्दाने, RA फिशर, सीवेल राइट, इन्होंने जो डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या डार्विनिज्म था उसको जेनेटिक्स के साथ इंटीग्रेट किया पहली बार। लेकिन इनकी थ्योरी का वीक पॉइंट ये था कि इन्होंने इसको मैथमेटिकल नॉलेज में फॉर्मुलेट किया था, जो कि लोगों को समझ में नहीं आया और लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, जिसमें कि सीवेल राइट की जेनेटिक थ्योरी भी आती है। तो ये सारा कुछ इन्होंने डार्विन नेचुरल सिलेक्शन के साथ जेनेटिक्स की नॉलेज को ऐड किया, इंटीग्रेट किया, बट मैथमेटिकल नॉलेज, मैथमेटिकल लैंग्वेज में फॉर्मुलेशन की वजह से इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर डॉब्जेंस्की ने इसको एक्सपेरिमेंटल, ही वाज एन एक्सपेरिमेंटल जेनेटिसिस्ट एंड ही इंटीग्रेट दीज थ्योरीज, डार्विन्स नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक्स by giving the experimental evidence. वो experimentalist थे, तो उन्होंने experimental evidence दिया and supported the theoretical argument in his book Genetics and Origin of Species in 1937. तो 1937 में ये लैंडमार्क बुक मानी जाती है, जिससे कि लोगों ने इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया और माना कि हाँ, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में अगर जेनेटिक्स के आइडियाज को मिला देते हैं तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन समझ में आता है कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज कैसे हुई। तो इस तरह जो है ये मतलब नई नई थ्योरी इस तरह ऐड होती गई, और 1930 से लेकर 1940 तक डिफरेंट स्कॉलर्स, साइंटिस्ट ने अपने प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को एक साथ कंबाइन करने की कोशिश की, एंड बाय 1950 डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन was universally accepted among the biologists, and synthetic theory had become widely accepted. All biological knowledge, that is physiology, ecology, biochemistry, systematics, now included the phenomena of evolution. In the words of Theodosius Dobzhansky, nothing in biology makes sense except in the light of evolution. तो डॉब्जेंस्की का यही मानना था कि बायोलॉजी में कुछ भी सेंस नहीं करता अगर हम उसे इवोल्यूशन के उसमें प्रकाश में ना देखें। तो इवोल्यूशन को ही वो मेन फैक्टर मानते हैं बायोलॉजी में। और उसके बाद फिर आता है कंट्रीब्यूशन डॉब्जेंस्की का, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। अर्नस्ट मेयर जो कि स्पेशिएशन थ्योरी देते हैं, और उन्होंने बताया कि जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मींस रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड स्पीशीज में फिर वो इंटरब्रीडिंग नहीं कर पाते हैं और बाद में नई स्पीशीज का जन्म होता है। Julian Huxley, he is also known as father of synthetic evolution. He coined this term synthetic evolution in his book The Evolution in Modern Synthesis. ठीक है, ये book 1942 में publish हुई थी, was a geologist. Then paleontologist Simpson ने 1944 में बताया कि fossil records supports Darwin's natural selection. Darwin की जो natural selection theory थी उसको उन्होंने fossil records के साथ prove किया। Then botanist and geneticist Stebbins, he gave the theory of reproductive isolation in his book Process of Organic Evolution in 1966. तो इस तरह तमाम जो बायोलॉजिस्ट थे, नेचुरलिस्ट, बायोलॉजिस्ट, जेनेटिसिस्ट, पैलेंटोलॉजिस्ट, उन सभी ने पॉपुलेशन जेनेटिसिस्ट, उन सभी ने अपनी अपनी थ्योरीज दी और सबको मिला के कंबाइन करके एक नई थ्योरी दी गई जिसको कहते हैं सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें कि डार्विनिज्म के साथ साथ मेंडेलियन जेनेटिक्स है, म्यूटेशन थ्योरी है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, आइसोलेशन है, स्पेसिएशन है, एंड ऑल टुगेदर मेक दिस सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन।
Thank you very much. Meet you next class.